नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी ज्योग्राफी की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो इसी सीरीज के अंदर एक कड़ी को और जोड़ते हुए आज की क्लास में हम पेश हैं आपके सामने, जिसमें हम अध्ययन करेंगे हमारे भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है इसके बारे में। यहाँ पे मुख्य मुख्य कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, कौन कौन से मुख्य पठार यहाँ पाए जाते हैं, तो इनके बारे में यानी कि मेनली हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग पठार, यानी कि छोटे छोटे जो टॉपिक हैं यहाँ से बेसिक से हमारे एग्जाम्स में कंटिन्यूस क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डीपली हम एक एक करके अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हम अध्ययन करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत क्या है, प्रायद्वीप हम किसको कहते हैं, क्या होता है प्रायद्वीप। तो देखिए दोस्तों, दो प्रकार की चीजें होती हैं। शेप से मैं आपको बता देता हूं यहां से। देखो, एक तो होता है द्वीप, एक तो होता है द्वीप, सॉरी बड़ी की मात्रा लगेगी दया के, द्वीप। तो द्वीप कौन सा होता है? भूमि का वो भाग जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो। यानी कि अगर कोई जमीन का ऐसा भाग है जिसके चारों तरफ क्या है, पानी घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो उस भाग को क्या कहा जाएगा? हम कहेंगे सर द्वीप कहा जाएगा। तो फिर ये प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? यानी कि कोई ऐसा भूमि का भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। मान लेते हैं ये भूमि का कोई भाग है, इसके तीन तरफ अगर पानी घिरा हुआ है तो ऐसे भाग को हम क्या कहेंगे? मान लेते हैं इन तीनों डायरेक्शन के अंदर हमारे पानी से घिरा हुआ भाग है, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये वाला जो भाग है वो क्या है? एक प्रायद्वीप है। यानी कि इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रायद्वीप। तो भारत का भी, हमारा दक्षिणी भारत का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके तीन ओर हम देखते हैं कि पानी से घिरा हुआ है। पानी से घिरा हुआ कहाँ कहाँ? तो इसको अगर मैप से अगर हम देखने का प्रयास करें तो एक छोटा सा मैप हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो हमारा मैप है इसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे हम प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का हमारा जो हिस्सा है, कौन से भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले भारत के इस डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर यहाँ पे हमारा एक सागर पड़ता है। सागर को हम कहते हैं सर अरब सागर या अरेबियन सी। हमारे भारत के इसके पूर्वी हिस्से के अंदर पड़ता है, हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। दक्षिण भाग के अंदर अगर देखा जाए तो दक्षिण के अंदर हमारा हिंद महासागर आता है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो यानी कि भारत का कुछ हिस्सा ऐसा हुआ जो तीन ओर से, यानी कि यहाँ पे भी पानी से घिरा हुआ एरिया है। ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है? हम कहेंगे सर पानी से घिरा हुआ है। नीचे की ओर भी पानी आता है, इधर वाली डायरेक्शन में भी, यहाँ पे भी सारा क्या भरा हुआ है? हम कहेंगे पानी भरा हुआ है। तो यानी कि भारत का कुछ हिस्सा ऐसा है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। हम समुद्र हमारे यहाँ पे कहाँ तक फैला हुआ है? हम कहेंगे सर गुजरात तक फैला हुआ है यहाँ से, और इधर भी यहाँ तक हमारा समुद्र लगता है। तो भारत का अगर बात की जाए कि ये वाला जो इतना हिस्सा है,
ये सारा का सारा हिस्सा किस में आता है, तो हम कहेंगे ये एक प्रायद्वीप है, यानी कि इसके इधर वाली डायरेक्शन भी पानी लगता है, इधर वाली डायरेक्शन भी पानी के साथ बॉर्डर टच होता है। नीचे दक्षिण वाले भाग में भी हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, हिंद महासागर लगता है। तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक ऊपर वाली साइड यानी कि उत्तरी भाग के अंदर क्या है, हमारे जमीन से घिरा हुआ भाग है। तो इस वाले भाग को नाम दिया गया है क्या, हम कहेंगे सर प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का मीनिंग हमें उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद अब प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सबसे पहले हमने एक पर्वत श्रृंखला को देखना है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला विंध्याचल रेंज। मुख्य जो हमारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो विंध्याचल रेंज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहां पर है। अगर बात की जाए इसके विस्तार की, यानी कि ये कहां पर फैली हुई है, एक्सपेंशन के बारे में, तो इस पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है मेनली हमारे भारत के कौन से राज्य के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो भारत के हम कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। तो विस्तार इसका कहां है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर मैप पे हम देखें तो इस प्रकार से हम मैप पे भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग है यानी कि भारत का ये मध्य प्रदेश राज्य है। इस मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इस प्रकार से हमारी एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला को नाम क्या दिया गया है, हम कहेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का हमने नाम दिया है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से हमारे एग्जाम्स में बेसिक से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा विस्तार इसका कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलता है, हम कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इसका विस्तार हमें मुख्यतः देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात की जाए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है। सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन सी आती है, तो हम कहेंगे हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम है सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी या गुडविल पीक। गुडविल पीक या सद्भावना चोटी जो है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मध्य प्रदेश में जो फैली हुई है उसकी सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है। अगर सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी हाइट के बारे में भी हमसे पूछेगा। तो सद्भावना चोटी की अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है, इसको हम इसके नाम से भी याद रख सकते हैं। सद मीन्स हम कह सकते हैं 7, भावना मीन्स 52। तो 752 मीटर की ऊंचाई है मेरे दोस्तों किसकी, सद्भावना चोटी की। सद से 7 और भावना से 52 याद रह जाएगा हमें। तो 752 मीटर के साथ हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है सद्भावना पीक। इसके बाद अगर बात की जाए इसके दक्षिण में हमारी एक नदी बहती है, नदी का नाम क्या है। अगर बात करें नदी के बारे में तो इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में यानी कि इस प्रकार से अमरकंटक से एक नदी निकलती है और ये बहती हुई कहां चली जाती है, हम कहेंगे इधर अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है हम कहेंगे सर नर्मदा नदी। तो ये वाली जो नदी है, नदी का क्या नाम है,
ये वाली जो नदी है, नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारे भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो नर्मदा नदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है? तो हम कहेंगे नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जस्ट दक्षिण में बहती है। एक क्वेश्चन ये भी हमारा विंध्याचल रेंज से पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये हमारे देखो इधर हमारा उत्तर भारत हो गया, इसके नीचे दक्षिण भारत हो गया। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रृंखला भी कौन सी होगी, ये भी हम लिख लेंगे। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। Separates North India from South India। तो ये हमारे बेसिक से कुछ एक फैक्ट थे जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हमने डिटेल में देखने की कोशिश की है। मैप से हमने डायग्रामेटिकली सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो नेक्स्ट हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में जो जो फैक्ट हमारे बनते हैं उन सारे फैक्ट्स को एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो सबसे पहले अगर देखा जाए सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका विस्तार कहाँ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? हम कहेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। सिचुएटेड इन द साउथ रीजन ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज। अगर मैप से देखने का प्रयास करें तो मैप से अगर देखा जाए, इसको यहां साइड में एडजस्ट कर देते हैं मैप को, और यहां पे हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो सतपुड़ा रेंज है वो मैप पे किस प्रकार से फैली हुई है। तो मैप पे अगर बात की जाए तो हमारी जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे हमने देखा था कौन सी माउंटेन रेंज थी, इस प्रकार से हम कहेंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज थी। इसके जस्ट दक्षिण के अंदर यहाँ पे पाई जाती है कौन सी रेंज है? तो हम कहेंगे ये वाली जो रेंज है, इस रेंज को नाम दिया गया है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से और क्या फैक्ट बनते हैं? देखो यहां से हमने देखा था एक नदी निकलती है हमारी, कौन सी नदी थी? हम कहेंगे नर्मदा नदी। इसके दक्षिण में एक नदी और बहती है जो यहां से बहती हुई कहां चली जाती है? इधर अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। तो ये जो ऊपर वाली नदी थी, इस नदी का नाम क्या था? तो हम कहेंगे ये वाली जो नदी थी, इस नदी का नाम था नर्मदा नदी। और ये वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है तापी नदी। नर्मदा नदी और तापी नदी।
तो अगर बात की जाए तापी नदी कौन सी पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है, तो हमारा आंसर होगा इसी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में हमारी ताप्ती नदी बहती है। एक नर्मदा नदी के बारे में हमने पहले भी देखा था कि नर्मदा नदी जो है वो कौन से भाग में बहती है, तो हम कहेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से बहती है। इसका भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसके बाद आगे और हमारे क्या क्या फैक्ट बनते हैं हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से, तो उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के जो फैक्ट हैं इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। देखो तो इसके बाद और हमारे क्या फैक्ट बनते हैं यहाँ से। पहला हमने देख लिया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद अगर पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी होगी, चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी। चोटी का नाम होगा दोस्तों धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ माउंटेन पीक। इस माउंटेन पीक की ऊंचाई के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम कहेंगे 1350 मीटर, 1350 मीटर ऊंची है। इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हम कहेंगे 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग जो बांटा गया है, 3 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो पहला हम कहेंगे कि राजपीपला हिल्स, राजपीपला पहाड़ियां। दूसरे नंबर पे आती है हम कहेंगे महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां। और तीसरे नंबर पे आती है मैकाल पहाड़ियां या मैकाल पर्वत। ये जो मैकाल पर्वत है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन बनता है, इस मैकाल पर्वत को कहा जाता है पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा कहा जाता है या किंग ऑफ माउंटेन्स। किंग ऑफ माउंटेन्स किसको कहा जाता है, हम कहेंगे मैकाल पर्वत को पर्वतों का राजा कहा जाता है। ये जो महादेव पहाड़ी है, इसी महादेव पहाड़ी का एक पार्ट है जिसको हमने नाम दिया है धूपगढ़ चोटी। तो धूपगढ़ चोटी के बारे में अगर बात की जाए तो वो किसका भाग है, इन्हीं महादेव पहाड़ियों के अंदर आती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हमने डिटेल से एक एक फैक्ट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। बाय मैप हमने एक एक डायग्राम बना के सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही बेहतरीन हम सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे हमारे भारत के जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं उनके बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक है पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पश्चिमी घाट की लोकेशन सबसे पहले हमें मैप पर देखनी होगी। तो मैप पर अगर देखा जाए पश्चिमी घाट के बारे में, यानी कि ये हमारा जो इंडिया है, इंडिया के प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पश्चिम के अंदर, यानी कि ये वाला जो भाग है गुजरात से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक, तो इस वाले भाग के अंदर यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती है।
यहाँ इस प्रकार से हमारी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, कुछ पहाड़ यहाँ पे फैले हुए हैं। तो इन पहाड़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये वाला जो हमारा भाग था, इस वाले भाग को हमने क्या नाम दिया है? तो हम कहेंगे सर ये वाला जो भाग है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को हमने नाम दिया है पश्चिमी घाट। तो इस वाले भाग को हम कहेंगे पश्चिमी घाट। तो ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये क्या है? पश्चिमी घाट। अगर पूछेगा पूर्वी घाट, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र होगा वो पूर्वी घाट होगा। तो सबसे पहले इस पश्चिमी घाट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पश्चिमी घाट से रिलेटेड क्या क्या हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए पश्चिमी घाट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो सबसे पहले पूछा जाएगा पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे पश्चिमी घाट को एक सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये वाला जो हमारा पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, इन पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? हम कहेंगे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा बार और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां का, सो सह्याद्री भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। सह्याद्री भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इसके विस्तार के बारे में, यानी कि हमारा जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो इस पश्चिमी घाट के विस्तार के बारे में हम बात करते हैं। विस्तार या एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन की अगर बात की जाए, विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो हम कहेंगे यहां पे भारत का राज्य है। कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे सर गुजरात। और इस गुजरात राज्य से लेकर भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है कहां तक है? हम कहेंगे गुजरात राज्य से तमिलनाडु राज्य तक। तो विस्तार के बारे में अगर बात की जाए तो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक। तमिलनाडु राज्य तक लगभग अगर किलोमीटर में बात की जाए तो लगभग कितने किलोमीटर में विस्तार देखने को मिलता है हमें? तो हम कहेंगे लगभग 1600 किलोमीटर में। लगभग 1600 किलोमीटर में हमें पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद एक फैक्ट दोस्तों यहां से यह बनता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या बनता है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी होगी? हाईएस्ट माउंटेन पीक की अगर बात की जाए तो यहां पे एक चोटी का हमें नाम ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछी गई है। इस चोटी का नाम क्या है? हम कहेंगे अनाईमुडी। अनाईमुडी। अनाईमुडी चोटी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। या अगर कहा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, तो वो भी कौन सी होगी? अनाईमुडी चोटी। अनाईमुडी चोटी के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम बताएंगे इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर के साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है ये। तो इसको सबसे ऊंची चोटी देखो पश्चिमी घाट की तो है ही है, प्लस इसको हम कहेंगे कहां पे, कौन से राज्य के अंदर स्थित है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केरल राज्य में है। केरल राज्य के अंदर स्थित है अनाईमुडी चोटी। और यही जो चोटी है, इसी चोटी को कहा जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। चाहे वो पूर्वी घाट के सापेक्ष में हो, चाहे पश्चिमी घाट में, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण वाला हिस्सा है, इस भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी होगी? अनाईमुडी। उत्तर भारत की या वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो यहाँ पे हमने देखा था माउंट केटू थी। अविवादित भारत की पूछे तो यहाँ पे हमारी कंचनजंगा थी। दक्षिण भारत की पूछे तो अनाईमुडी होगी, केरल राज्य के अंदर पड़ती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद अगर बात की जाए कि हमारे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं ये मिलते कहां पर आकर हैं, उन पहाड़ियों को क्या नाम दिया गया है जहां पर आकर हमारे ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैप पे एक बार से हम बना लेते हैं, इधर पूर्वी घाट की भी लोकेशन को यहां पे ड्रा कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए यहां इस प्रकार से क्या है, कटी फटी श्रृंखला के अंदर हमें देखने को मिलते हैं पूर्वी घाट, और इधर से कुछ भाग इसका पश्चिमी घाट का भी इधर आ जाता है। तो यहां पे आके ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है ये मिलते हैं आके, और इस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह को हमने नाम दिया है दोस्तों, क्या, इस जगह को नाम दिया गया है नीलगिरी पहाड़ियां। यहां पे कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, इन पहाड़ियों को नाम दिया गया है नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स पे होता क्या है, हम कहेंगे इधर वाला ये जो हमने ड्रॉ किया है यहां पे, तो ये वाला क्या है, ये वाले हैं पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आके ये कहां पर मिल जाते हैं, तो इस जगह पर आके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इन पहाड़ियों को नाम दिया गया है नीलगिरी पहाड़ियां। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर बात की जाए तो यहां की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम क्या है, यहां पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो उस चोटी का नाम है, हम कहेंगे डोडा बेटा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम, तो इसका नाम क्या है, डोडा बेटा, डोडा बेटा चोटी। और डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी है 2623 मीटर। 2623 मीटर के साथ नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों पे क्या होता है, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट आपस में आकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे ये वाला जो क्षेत्र है इसको किसी और कलर से हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या है, ये जो ब्लू कलर में मैंने मार्क लगाया है, यहां पे पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी भाग को हम देखने को मिलता है हमें। इन पहाड़ियों को नाम दिया गया है, ये है इलायची पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां। तो अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी पहाड़ी का नाम क्या है, तो सबसे दक्षिणी पहाड़ी हमारी कौन सी होगी, हम कहेंगे इलायची पहाड़ियां जो हैं पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिण के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग है जिसको कन्याकुमारी कहा जाता है, वो कन्याकुमारी भी इन्हीं इलायची पहाड़ियों के ऊपर ही स्थित है। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट, जिसको हमने डिटेल में एक एक करके सारी चीजों को बाकायदा डायग्रामेटिकली क्लियर करने का प्रयास किया है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट हमारे पूर्वी घाट से भी बनते हैं, तो उस पूर्वी घाट के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि पूर्वी घाट से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ईस्टर्न घाट्स या पूर्वी घाट। ईस्टर्न घाट से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछेगा कि पूर्वी घाट का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, विस्तार या एक्सपेंशन। एक्सपेंशन या विस्तार कहां से लेकर कहां तक हमें देखने को मिलता है, तो विस्तार हम बताएंगे कि इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य से लेकर के और कहां तक है, तो हम कहेंगे भारत के पश्चिम बंगाल तक,
पश्चिम बंगाल राज्य तक हमारा पूर्वी घाट का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर मैप पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मैप पे किस प्रकार से फैला हुआ मिलेगा हमें, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमने बनाया था, यानी कि ये भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है। इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां यहाँ पे फैली हुई है। तो इन पहाड़ियों को नाम दिया गया है, यानी कि ये वाला जो भाग है इसी को नाम दिया गया है पूर्वी घाट या वेस्ट ईस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट से देख लिया हमने, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आके मिलते कहां पर हैं, तो हम कहेंगे यहां पर नीलगिरी पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु राज्य के अंदर आती है। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में एक दूसरे के साथ आकर मिल जाते हैं। इसके बाद इसका विस्तार हमने देखा, तमिलनाडु राज्य से लेकर के पश्चिम बंगाल राज्य तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। किलोमीटर की अगर बात की जाए तो लगभग 1300 किलोमीटर में, लगभग 1300 किलोमीटर में इसका विस्तार हमारे सामने आता है। नेक्स्ट फैक्ट यहां से क्या बनता है दोस्तों, नेक्स्ट पूछा जाएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर बात की जाती है तो यहां दो चोटियों का नाम हमें देखने को मिलता है। पहले नंबर पे एक चोटी आएगी जिसका नाम है जिंदगढ़ा, जिदगढ़ा चोटी, जिदगढ़ा पीक। ये जो जिदगढ़ा चोटी है, पूछेगा कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है हम कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। जिदगढ़ा चोटी की अगर हाइट के बारे में बात की जाए तो इसकी हाइट या ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई दोस्तों बताई जाती है 1680 मीटर। 1680 मीटर की इसकी कुल ऊंचाई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे यहां पे एक चोटी हमें और देखने को मिलती है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो सबसे ज्यादा बार जो पूछी जाने वाली चोटी है, दूसरी चोटी का नाम है दोस्तों महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी जो चोटी है, इसकी ऊंचाई के बारे में अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। 1501 मीटर। 1501 मीटर के साथ हमारे पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर ऑप्शन में ये वाली ना हो तो इस वाली चोटी को सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद और हमारे यहां से क्या क्या फैक्ट बनते हैं, अगर बात की जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में से ऊंचाई कौन से भाग की ज्यादा हमें देखने को मिलती है, अगला फैक्ट यहां से क्या पूछेगा कि पूर्वी घाट की ऊंचाई जो है, पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है। हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज लेसर देन वेस्टर्न घाट। इसके बाद इसीलिए हमने देखा था यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी थी उसकी ऊंचाई कितनी थी, हम कहेंगे सर 2695 मीटर अनाईमुडी जो थी। यहाँ पे इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये 1600-1500 यहाँ यानी कि 1680 मीटर जिदगढ़ा की, और दूसरे नंबर पे महेंद्रगिरी पर्वत 1501 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई यहाँ पे हमें कम देखने को मिलती है। इसके बाद एक फैक्ट ये भी बनता है कि पूर्वी घाट पर जो नदियां बहती हैं, पूर्वी घाट की प्रमुख नदियां, नदियों के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पे 3 मुख्य नदियां बहती हैं। 3 मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, पहली है गोदावरी, गोदावरी, दूसरे नंबर पे आती है कृष्णा,
और तीसरे नंबर पे आती है कावेरी। यहां पे ये तीन मुख्य नदियां बहती हैं। और इस वाली साइड यानी कि इसकी शेप के बारे में अगर हम देखें, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये तो हम इस प्रकार से यानी कि देख रहे हैं कि इसकी शेप कैसी है। अगर इस मैप को हम ऐसे कर दें तो इसकी शेप हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है, तो उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो इसकी शेप कैसी है, इस प्रकार से है दोस्तों। इधर वाली साइड हमारा यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। और इधर वाली साइड ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से का नाम क्या है, हम कहेंगे पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है। यहाँ पे इसकी ढलान भी कम देखने को मिलती है, यहाँ पे ढलान हमारी ज्यादा होती है। अब ढलान कम है जिसकी वजह से ये जो नदियां बहती है इनकी स्पीड भी क्या होती है, स्लो होती है। और स्पीड जब स्लो होती है, नदी जब धीमी गति से बहती है, तो वो जब सागर में गिरने से पहले क्या निर्माण करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि ये वाली जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियां हैं, ये जो प्रमुख नदियां यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ की ये जो नदियां हैं ये क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, यानी कि ये वाली नदी भी जब समुद्र में गिरती है तो क्या बनाती है, एक डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो हम कहेंगे गोदावरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगर पूछे भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा सुंदरवन डेल्टा। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, भारत की यहां से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो इन दो मुख्य नदियों के द्वारा भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा जिसको कहते हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी नदी के द्वारा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, गोदावरी डेल्टा के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये थे हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब देखो हमारे पश्चिमी घाट से एक छोटा सा फैक्ट हमारा और छूट रहा है। तो फैक्ट यहां से एक और क्या पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की, जब हमने देखा था इस स्लाइड के अंदर की क्या है, ऊंचाई यहाँ पे ज्यादा है। अब सोच के देखो कि जब इस पश्चिमी घाट के इस क्षेत्र से कोई नदी बहेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी या कम, तो हम कहेंगे स्पीड ज्यादा होगी। अगर यहां से कोई नदी इस प्रकार से बह के जा रही है तो ये क्या करेगी, इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि उधर ढलान ज्यादा है। अब जब स्पीड ज्यादा होगी, मान लेते हैं यहां इसके बीच में देखो एक नई स्लाइड ऐड करके इस चीज को समझते हैं। ये हमारा इस प्रकार से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की शेप थी। इस प्रकार से, यानी कि ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला भाग कौन सा था, ये हम कहेंगे पश्चिमी घाट। और इधर ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले भाग को नाम दिया गया है पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट। अब हमने देखा कि यहां इसकी ऊंचाई ज्यादा है तो ढलान भी क्या है, ज्यादा है। अब जब यहां से कोई नदी बहेगी तो इस प्रकार से वो क्या करेगी, हम कहेंगे झरनों का निर्माण करेगी। झरनों का निर्माण करके ये जाके समुद्र में गिरेगी। यहां से जो नदियां इस साइड में बहती हैं तो ये वाली जो नदी है इसकी गति कम होगी, इसलिए ये झरनों का निर्माण नहीं करेगी। समुद्र में गिरने से पहले ये क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो फैक्ट हमारा क्या बनता है, पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं यहां पे झरनों का निर्माण करती हैं। झरनों का निर्माण करती है।
ये फैक्ट हमें याद रखना है। और अगर बात की जाए यहाँ पे ये जो नदियां हैं जब समुद्र में गिरेगी, समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पे क्या बनाएगी, एक डेल्टा जैसी शेप बना लेती है। डेल्टा जैसी शेप कैसे बनती है कि नदी समुद्र में गिरने से पहले अलग अलग धाराओं में इस प्रकार से बंट जाती है। तो यहाँ पे बंटने के बाद ये जो नदियां हैं ये इस प्रकार की एक देखो डेल्टा जैसी शेप, साइंस की लैंग्वेज में एक वर्ड होता है डेल्टा। तो ये क्या बना है, यहाँ पे एक डेल्टा बना है। तो पूछता है ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आपको देखने को भी मिल जाएगा कि हमारी कौन सी दिशा में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हमारी कौन सी डायरेक्शन में बहती हैं, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अगर बात की जाए झरने, तो झरने कौन सी नदियां बनाती है, पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं इनकी ऊंचाई ज्यादा है, तो यहाँ पे झरनों का निर्माण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो झरनों से रिलेटेड भी एक फैक्ट है हमारा, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए झरने या वाटरफॉल के बारे में, तो एग्जाम में हमारे बेसिक से 2-3 फैक्ट पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहां से पूछेगा, सबसे पहला फैक्ट क्या बनता है कि भारत में झरनों का शहर, झरनों का शहर किसे कहा जाता है। तो झरनों का शहर या सिटी ऑफ वाटरफॉल कौन सा होगा, झरनों का शहर या सिटी ऑफ वाटरफॉल हमारा कहा जाता है कौन से शहर को कहेंगे, हम कहेंगे सर रांची को, रांची शहर को। रांची कहां पड़ता है, तो हम कहेंगे झारखंड की राजधानी है। तो रांची को कहा जाता है झरनों का शहर, यानी कि इस रांची शहर के अंदर सबसे ज्यादा झरने हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट यहां से क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना, भारत का सबसे ऊंचा झरना, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो ऊंचे झरने के बारे में अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल झरना या कुंचिकल जलप्रपात भी कहा जाता है, कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल कौन से राज्य के अंदर पड़ता है ये पूछे तो हम कहेंगे कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। इसके बाद एक फैक्ट ये भी बनता है, सबसे अधिक झरनों वाला राज्य, सबसे अधिक झरनों वाला राज्य, तो सबसे अधिक झरनों वाला राज्य किसको कहा जाता है, सबसे अधिक झरने पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। तो सबसे अधिक झरनों वाला राज्य हमारा कौन सा होगा, कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज्यादा झरने पाए जाते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा झरना भी कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कहां पर स्थित है, तो वो भी हम कहेंगे सर हमारा कर्नाटक राज्य के अंदर ही स्थित है। अगर कर्नाटक राज्य के अंदर झरनों की बात की जाए तो यहाँ पे कितने झरने पाए जाते हैं, एक ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है। तो कितने झरने पाए जाते हैं, तो कर्नाटक राज्य के अंदर झरना पाए जाते हैं लगभग 554 झरने, 554 झरने यहाँ पे लगभग पाए जाते हैं। अगर बात करें ये जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो कितनी ऊंचाई है दोस्तों इसकी, तो हम कहेंगे 455 मीटर, 455 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा झरना हमें देखने को मिलता है कुंचिकल जलप्रपात।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं जो हमारी देखने को मिलती है। मुख्य मुख्य फैक्ट हमारे यहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं आजकल हमारे एग्जाम्स में, तो उन सारी चीज़ों को एक एक करके हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आगे भी इसी प्रकार से पूरी जियोग्राफी की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। एक एक टॉपिक को पूरे डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। मैप से मोस्टली चीज़ें डायग्राम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसी तरह से हम आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।